सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज की जो वीडियो है वो है सेकंड सेमेस्टर, और जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जो आपका पेपर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे, इसका अध्ययन हम करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो यानी कि अर्थशास्त्र किसको बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति या समाज और उसके पास जो संसाधन हैं उनका जो उसे उपयोग करना है, अपनी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए उनका वो इस्तेमाल करता है। तो उनका जो इस्तेमाल है उसे इस प्रकार करना है कि ताकि जो है सभी लोग संतुष्ट हो सकें, क्योंकि संसाधन जो है हमारे पास, जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो हमारे पास आवश्यकता, वो एक सीमित साधन है हमारे पास। पर जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो होती हैं अनलिमिटेड, यानी कि जिनको कहते हैं हम, जो हमारी इच्छाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप उन 100 रुपये को अपने ऊपर खर्च करोगे, और आपको आवश्यकता है बहुत सारी चीज़ों की, आपको खाने की भी आवश्यकता है, पहनने के लिए कपड़ों की भी आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है। तो आप ये 100 रुपये इन सभी चीज़ों पे आपको खर्च करने हैं, तो आपके पास जो संसाधन है इन सब चीज़ों को खरीदने का वो है आपके 100 रुपये, और जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उन सबको संतुष्ट करने के लिए आप इन 100 रुपये को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वही जो अध्ययन होता है सारा का सारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र की जो है मुख्य रूप से 2 शाखाएँ होती हैं। एक तो आपकी होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी आपकी है समष्टि। जो व्यष्टि है वो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो समष्टि है वो आपका है मैक्रो। जो ये माइक्रो है वो आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। माइक्रो में हम जो है सूक्ष्म लेवल पर उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और जो आपका समष्टि है वहाँ पे क्या होती है, बड़ी मात्रा में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको समष्टि अर्थशास्त्र दिखाई दे रहा होगा, तो समष्टि अर्थशास्त्र को जो है अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिसको ये शब्द जो है मैक्रो शब्द जो कि ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, मैक्रोज से लिया गया है। और मैक्रो का जो मराठी में हम अनुवाद करते हैं तो उसका मतलब होता है बड़ा या समग्र, यानी कि संपूर्ण, संपूर्ण भाग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरे अर्थव्यवस्था के कामकाज, जैसे कि राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास का अध्ययन करती है। तो ये जो टर्म्स आ रही हैं इसमें, जो आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें कुछ टर्म्स हैं, तो जितनी भी टर्म है आज हम उनके ही बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या मीनिंग है, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं या उनका मतलब क्या है, तो जिससे कि जो आपको जो पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको समझने में आसानी होगी। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टर्म्स को समझना आवश्यक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो जुड़े रहें, मेरे चैनल पर बने रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो जैसे कि इसमें क्या है कि हम पूरे देश की, यानी कि राष्ट्रीय आय का, यानी कि या फिर कुल उत्पादन देश का, या फिर देश के अंदर कितना निवेश हुआ है, यानी कितने पैसों का किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति ने देश के अंदर निवेश किया है, यानी कि अपना पैसा देश के अंदर लगाया है, या देश की कुल बचत कितनी है, समग्र मांग, यानी कि इकट्ठा पूरे देश की मांग क्या है, उसके बाद समग्र आपूर्ति यानी कि सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद कुल रोज़गार कितना है देश के अंदर, सामान्य कीमत अंतर, जो कीमतों में कमी या उछाल या कमी आती है तो उसका जो अंतर, वो जो उसका स्तर है उसको हम पढ़ेंगे। तो जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं या जो जिनको हमें समझना है, उसमें सबसे पहला आता है इसका कि हम जीडीपी किसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी देश में निश्चित अवधि में
उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, अंतिम का मतलब है जब वो फिनिशिंग गुड हो चुकी हैं, यानी तैयार हो चुकी हैं, उसके बाद आप उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में जैसे डॉक्टर को देखते हैं तो वो सेवा करते हैं, आप एजुकेशन में टीचर को देखते हैं तो वो सेवा करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी जो है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है पर वहाँ पे जो है सेवा करनी पड़ती है, तो उनको हम बोलते हैं कि जब कोई डॉक्टर है कि पढ़ाई कर रहा है, पढ़ने के बाद अब वो तैयार हो गया, तो अब वो फिनिशिंग हो गया, अब वो उत्पादन के लिए तैयार है, तो तब हम बोलते हैं वो तैयार हो चुकी अंतिम वस्तु है वो। तो किसी देश में एक निश्चित अवधि का मतलब 1 साल 2 साल का पीरियड हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, तो निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक, यानी कि अगर हम पैसे में उस चीज़ को हम तोलते हैं, अगर पैसा लगाते हैं उसका, तो उसकी जो मौद्रिक मूल्य है या मौद्रिक वैल्यू जो है वो कितनी है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी। उसके बाद दूसरी टर्म है इसमें मुद्रास्फीति, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, यानी कि वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, बट उसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति कम हो रही है। यानी कि मान लीजिए पहले आप 100 रुपये में जो है 4 किलो गेहूँ खरीद रहे थे, अब गेहूँ का रेट बढ़ गया तो 100 रुपये में आप 2 किलो गेहूँ ही खरीद पा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपके पास जो पैसा है उसकी खरीदने की जो शक्ति है वो कम होगी। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी तो सभी जानते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या जो काम करने के लिए उपलब्ध तो हैं लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं बेरोजगारी। आर्थिक विकास का मतलब है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं में के उत्पादन में वृद्धि जब होती है तो हम उसको बोलते हैं आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि या तो वस्तुओं में वृद्धि हो रही हो या फिर सेवाओं में जो उनका उत्पादन हो रहा है उसमें वृद्धि हो रही हो। राष्ट्रीय आय, किसी देश में एक निश्चित अवधि में जितना भी सामान बनता है उसका जो कुल योग है उसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अगर हम उस सामान की अगर कीमत लगाएं तो जितने की भी वो कीमत बैठती है उसी को हम उस देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राजकोषीय नीति क्या होती है? सरकार द्वारा करों और सरकारी व्यय का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियाँ, उनको हम बोलती है राजकोषीय नीति। उसके बाद है मौद्रिक नीति, जिसको जो मौद्रिक नीति है हमारे हिंदुस्तान में जो है उसको आरबीआई बनाता है। तो आरबीआई जो बनाता है उसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों और मुद्रा की आपूर्ति में बदलाव करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों को हम बोलते हैं मुद्रा या मौद्रिक नीति। आर्थिक चक्र, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव जैसे कि आर्थिक विस्तार और मंदी, इसको हम बोलते हैं आर्थिक चक्र। अब हमने पढ़ा था ऊपर के जीडीपी क्या होती है, उसके बाद एक टर्म है इसमें जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश के नागरिकों और व्यवसायों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, चाहे वे किसी भी देश में हो। यानी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, अगर हमारे देश के नागरिक कहीं बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं तो वो कुल मिलाकर हमारे देश में उस पैसों को भेज रहे हैं, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं जब हम निकालते हैं जीएनपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद सकल घरेलू आय क्या होती है? जीएनआई, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीएनआई, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम। किसी देश के नागरिकों और व्यवसायों द्वारा उत्पादित सभी आय का योग, चाहे वे किसी भी देश में हो, उसको हम बोलते हैं सकल राष्ट्रीय आय। आर्थिक वृद्धि, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि जब होती है तो उसको बोलते हैं आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार, तो आर्थिक विकास होता है। बजट घाटा, सरकार के व्यय के राजस्व से अधिक होने पर, यानी कि जितना सरकार का जो खर्च हो रहा है वो तो ज़्यादा हो रहा है और उसकी जो राजस्व यानी कि जो उसकी इनकम है वो कम है, तो जो उसका डिफरेंस होता है वो होता है बजट घाटा। उसके बाद है बजट अधिशेष, सरकार के राजस्व यानी कि सरकार को जितनी इनकम हो रही है के व्यय से अधिक होने की स्थिति, उसको बोलते हैं बजट अधिशेष। यानी कि सरकार की इनकम ज़्यादा है और खर्च उसके कम है, तो उसके पास होगा बजट अधिशेष यानी कि प्रॉफिट। विनिमय दर, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की दर को हम बोलते हैं विनिमय दर।
भुगतान संतुलन किसी देश के सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड ही होता है भुगतान संतुलन। आर्थिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था में स्थिरता और पूर्वानुमेयता की स्थिति को ही हम बोलते हैं आर्थिक स्थिरता। आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होगा तो आर्थिक विकास है। आर्थिक वृद्धि, ये टर्म्स कुछ ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो जो रिपीट हो रही है आप उनको भी नोट कर सकते हैं। एक बार आपने नोट कर लिए तो एक बार आप उनको अच्छी तरह, क्योंकि ये टर्म्स मैं ज़्यादातर बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये यहीं पे याद हो जाए। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उसको बोलते हैं आर्थिक वृद्धि। वस्तुओं का वर्गीकरण, अब जब वस्तुएं बनती हैं तो उन वस्तुओं की कैटेगरी मुख्य रूप से 4 होती है। पहली तो है उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं, तीसरी अंतिम वस्तुएं और चौथी है आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी हैं? वे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता वस्तुएं हैं। ठीक है कि भाई आप जिस टाइम वो एक जो है, मान लिया आपको कपड़ा है, आपने कपड़ा लिया पर आपका कपड़े से आपको या तो शर्ट बनाओगे या पैंट बनाओगे, इस तरह से जब वो पैंट तैयार हो जाएगी तब वो अंतिम वस्तु होगी आपके पास। और कपड़ा किस तरह से बनता है? कपड़ा जैसे रुई है, रुई से आप पहले धागा बनाओगे, धागे से आप कपड़ा बनाओगे, तो इस तरह से चीज़ें बनती हैं। तो ये उपभोक्ता वस्तुएं वे हैं जो अंतिम वस्तुएं तैयार हो चुकी हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। उपभोक्ता वस्तुएं मुख्य रूप से 4 भागों में बांटी गई हैं। पहली आपकी हैं टिकाऊ वस्तुएं। ये ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं की कीमत अधिक होती है तथा जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है, उन्हें टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। इसके अंदर जैसे आपने टीवी है, कार है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कोई भी वाहन हो सकता है, इसके अंदर सारी की सारी टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। अब उसके बाद है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ये वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग 1 वर्ष या उससे थोड़ा अधिक समय तक किया जा सकता है। इन वस्तुओं की कीमत कम होती है, जैसे कपड़े हैं, क्रॉकरी है। उसके बाद गैर टिकाऊ वस्तुएं, ये ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। इन्हें एकल प्रयोग वस्तु भी कहा जाता है, जैसे दूध है, पेट्रोल है, डबल रोटी आदि। सेवाएं ये ऐसी गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती हैं, लेकिन ये अमूर्त होती हैं, यानी कि इनको आप देख नहीं सकते हैं, अर्थात इनको छुआ और देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अब जो दूसरे नंबर की वस्तु थी वो है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं ये ऐसी अंतिम वस्तुएं जो उत्पादन में सहायक होती हैं तथा आय सृजन के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये उत्पादक की पूंजीगत परिसंपत्ति में वृद्धि करती हैं। इसमें आपकी मशीनरी आ जाती है सारी की सारी, क्योंकि उन मशीनों का इस्तेमाल करके आप दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उसके बाद अंतिम वस्तुएं, ये वस्तुएं जो उपभोग व निवेश के लिए उपलब्ध होती हैं, ये पुनः विक्रय या मूल्य वर्धन के लिए नहीं होती। उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई सभी वस्तुएं व सेवाएं अंतिम वस्तु होती हैं। अंतिम वस्तुएं मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अंतिम उपभोग वस्तुएं जो अंतिम उपभोक्ता प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं तथा इनके अंतिम उपभोक्ता होते हैं, जो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। अंतिम उत्पादक वस्तुएं जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं तथा इनके अंतिम प्रयोगकर्ता उत्पादक होते हैं, उन्हें अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं भी पढ़ लो आप। ये ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका एक ही वर्ष में पुनः बिक्री की जा सकती है या अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं या जिनका रूपांतरण संभव है। ये प्रत्यक्ष रूप से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं। उत्पादक द्वारा प्रयोग में की गई सेवाओं जैसे वकील की सेवाएं, कच्चा माल उपयोग। तो कच्चे माल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मान लिया आपको सब्ज़ी तैयार करनी है, तो आप जो है मार्केट से जो लाते हैं, सब्ज़ी खरीद के लाते हैं, तो वो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं, आप उनसे अपना खाना तैयार करते हैं। तो जब खाना बनता है तो आप उसका उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, तो वो आपके लिए अंतिम वस्तु होगी खाना बनना। उसके बाद मान लिया आप कपड़ा है, तो कपड़ा बनाने की मशीन हो गई, और जो कपड़ा है वो आपका मध्यवर्ती है। कपड़ा बनने के बाद जब तैयार हो जाएगा, उसकी शर्ट तैयार होगी, तो वो आपकी फाइनल वस्तु होगी, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मध्यवर्ती वस्तु भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब है कि मूल्य में गिरावट, यानी कि सामान्यतः टूट फूट या अप्रचलन के कारण अचल परिसंपत्ति
यानी कि वैसी संपत्ति जिसको जो चल फिर नहीं सकती है, जैसे मशीन आपने एक जगह लगा दी तो लगा दी, तो उसको हम बोलते हैं अचल परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल मूल्य का उपभोग कहते हैं। मूल्यह्रास जो है आपका स्थायी पूंजी के मूल्य की उसकी अनुमानित आयु वर्षों में से भाग करके ज्ञात किया जाता है। यानी कि जब मूल्यह्रास होता है, मान लिया आपने एक मशीन लगाई है और आपने उससे 1 साल काम किया, तो 1 साल के बाद जो उसमें टूट फूट हुई है या उसकी जो कीमत थी, उसकी कीमत में जो गिरावट आई है, उसी को हम बोलते हैं मूल्यह्रास। मैंने आपको इसको अपनी वर्डों में भी समझा दिया है। उसके बाद निवेश क्या है कि भाई जब आप कुछ पैसा लगा रहे हैं कि आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आप कोई निवेश कर रहे हैं, तो उसी को निवेश बोलते हैं। वैसे एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। इसमें पूंजी निर्माण या विनियोग, इसे पूंजी निर्माण या विनियोग भी कहते हैं। निवेश के प्रकार, अब निवेश आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो सकल निवेश और एक निवल निवेश। सकल निवेश किसको बोलते हैं हम? एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं से स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। और निवल निवेश होता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाता है। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। तो अगर हमें निकालना है निवल निवेश, तो ये होगा सकल निवेश माइनस घिसावट यानी कि मूल्यह्रास। उसके बाद है अब स्टॉक। स्टॉक आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को जो है अपने पास रख लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपने उस चीज़ का स्टॉक अपने पास कर लिया। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, जैसे राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति, मुद्रा की आपूर्ति आदि, कि भाई हमारे पास कितना पैसा है या राष्ट्र की जो संपत्ति है वो राष्ट्र के पास कितनी है, तो ये आपके पास स्टॉक के तौर पर होती है। प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि में मापा जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय और निवेश आदि। आय के चक्रीय प्रवाह, जो आय का चक्रीय प्रवाह वो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं एवं साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति चक्रीय होती है क्योंकि न तो इसका कोई अभी आरंभिक बिंदु है और न ही कोई इसका अंतिम बिंदु। वास्तविक प्रवाह जो है वो है उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं और साधन सेवाओं का प्रवाह दर्शाता है। मौद्रिक प्रवाह उपभोग, व्यय और साधन भुगतान के प्रवाह को दर्शाता है। आर्थिक सीमा, यह सरकार द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्ति, वस्तुएं एवं व पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है, यानी कि आना जाना होता है। आर्थिक सीमा क्षेत्र, राजनैतिक, समुद्री व हवाई सीमा, विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान, राजनयिक भवन आदि। जहाज और वायुयान, जो 2 देशों के बीच आपसी सहमति से चलाए जाते हैं। मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व गैस निकालने वाले यान तथा तैरने और प्लेटफॉर्म जो देशवासियों द्वारा चलाए जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी चलते हैं वहाँ तक हमारी आर्थिक सीमाएं होती हैं। मान लीजिए अगर हमारा राजनीतिक दूतावास जो है इंग्लैंड में है तो वहाँ तक हमारी आर्थिक सीमा, क्योंकि कुछ आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ से भी होती हैं जिनमें वाणिज्यिक दूतावास भी आते हैं। मान लीजिए हमने सैनिक प्रतिष्ठान अपना जो है कहीं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, यहाँ हम करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी आर्थिक सीमा क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपकी जो है या हिंदुस्तान की आर्थिक सीमा क्षेत्र जो है क्या देश के बाहर हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद है सामान्य निवास। किसी देश का सामान्य निवास उस व्यक्ति अथवा संस्था को माना जाता है जिसके आर्थिक हित उसी देश की आर्थिक सीमा में केंद्रित हों, इसमें वह सामान्यतः 1 वर्ष से रहता हो, तो उसको हम बोलते हैं सामान्य निवासी। उत्पादन का मूल्य, एक उत्पादन इकाई द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य उत्पादन का मूल्य कहलाता है। उत्पादन का मूल्य बेची गई इकाई मल्टीप्लाई बाजार कीमत प्लस स्टॉक में परिवर्तन। साधन आय, उत्पादन के साधनों यानी कि श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त आय।
साधन आय कहलाती है, जैसे वेतन व मजदूरी, किराया और ब्याज। हस्तांतरण भुगतान, यह एक पक्षीय भुगतान होता है जिनके बदले में कुछ नहीं मिलता है। बिना किसी उत्पादन सेवा के प्राप्त आय, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, कर है और छात्रवृत्ति, इनको हम बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। पूंजीगत लाभ, पूंजीगत परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि जो समय बीतने के साथ होती है, यह क्रय मूल्य से अधिक मूल्य होता है और यह संपत्ति की बिक्री के समय प्राप्त होता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, श्रम साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए किया गया भुगतान कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है। इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान शामिल होता है। परिचालन अधिशेष, उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का पारिश्रमिक का भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है वह किराया ब्याज का लाभ का योग होता है। इसके बाद है इसमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP-MP। तो ये सारी की सारी टर्म, अभी इसमें बहुत सारी टर्म बच रही हैं, तो हो सकता है ये बाकी टर्म जो हम कल करेंगे। इसमें आपका है राष्ट्रीय आय हम किस तरह से निकाल सकते हैं, और मूल्य वर्धित यानी कि मूल्य वृद्धि कब होती है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ये सारे चरण हैं इसके, इनको भी देख लेना। और विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, मूल्य वर्धित आय प्रवाह और व्यय विधि, आय विधि। GDP के दो स्वरूप हैं, वास्तविक GDP और मौद्रिक GDP। तो ये जितनी भी टर्म हैं हम इनको कल करेंगे। ये टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनके पास भी इकोनॉमिक्स है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आज की वीडियो में हम यहीं तक, बाकी जो टॉपिक बचे हैं इसके हम कल फिर से लेकर आऊँगा मैं अपनी एक वीडियो। आज की वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं उनके सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। कुछ सॉल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूँ, आगे भी जो पेपर वगैरह होंगे मैं सब अपलोड कर दूंगा, जो भी नोटिस आते हैं वो भी कर दूंगा। और जिन बच्चों के भी लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल छूटे हुए थे उनकी अपडेट आने लगी है धीरे धीरे, तो अपने संबंधित कॉलेज से टच में रहें, क्योंकि बहुत बच्चों की समस्याएं हैं कि उनकी जो है प्रैक्टिकल के कारण उनकी डिग्री अटकी हुई है। तो वही ध्यान रखें, जुड़े रहें चैनल पर, आनंद टीचिंग एकेडमी पर। धन्यवाद।